हाँ जी। तो फिर आज हम ज्योग्राफी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है क्लाइमेटोग्राफी। क्लाइमेटोग्राफी में हम क्लाइमेट के बारे में स्टडी करते हैं और जो क्लाइमेट होता है एक लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ वेदर जो होता है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। और जो वेदर है वो डिपेंड करता है प्रेशर और टेम्परेचर पे। और टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो एयर का सर्कुलेशन है वो किस प्रकार से हो रहा है। एयर जो है वो प्रीडोमिनेंटली एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। और एटमॉस्फेयर एक ऐसी जगह है जहाँ पर लाइफ जो है वो सपोर्ट की जा सकती है, जिसमें लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन हमें एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है। और जो एटमॉस्फेयर है वो ऑपरेट किया जाता है कॉन्जुगेशन करने के लिए, जहाँ पर सारी की सारी जियोफिजिकल प्रोसेस हमारी अर्थ की होती है। इसके बाद अगर हम बात करें, जो हमारा क्लाइमेट है वो एग्जिस्ट करता है दो प्रोसेसेस की वजह से। पहला जियोमॉर्फिक प्रोसेस और दूसरा बायोलॉजिकल प्रोसेस। जियोमॉर्फिकल प्रोसेस में वोल्केनिक डिग्रीजिंग, और जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसमें रेफ्रिजरेटर और फोटोसिंथेसिस वाली जो प्रोसेसेस होती हैं वो इंक्लूड करती हैं। अगर हम एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन की बात करें तो इसमें मेजर गैसेस होती हैं, माइनर गैसेस होती हैं, वेपर गैसेस होते हैं और कुछ पॉल्यूटेंट होते हैं। तो अगर हम बात करें मेजर गैसेस में, तो इसमें NO2 जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% प्रेजेंट होती है, O2 21%, ऑर्गन 0.93% और CO2 0.03% हमारे एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करती है। इसके बाद अगर हम माइनर गैसेस की बात करें, जैसे जीनोन, हीलियम और O3 की प्रेजेंस 0.0000.4% के अप्रोक्स हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। ओजोन। वेपर प्रेशर की बात करें तो 4 से 5% जो है वो वेपर प्रेशर पाया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में। और जो पोल्यूटेंट है, डस्ट पार्टिकल हैं और एरोसोल्स हैं, ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से हमें हमारे इन्वायरमेंट में देखने को मिलते हैं। मेजर पोल्यूटेंट्स की बात करें, जैसे PM10, PM2.5 और PM1 आजकल काफ़ी ज़्यादा रिसर्च लाइन में देखने को मिलता है। PM10 का मतलब प्रीडोमिनेंट पोल्यूटेंट से है, जो कि पार्टिकल ऑफ साइज से मैटर करता है। PM10 हमारे लिए बायोलॉजिकली इतना खतरनाक नहीं होता जितना PM2.5 खतरनाक हमारे इंडिया में माना जाता है। PM1 की जो मेजरमेंट है हमारे इंडिया में अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। और जो हमारी अर्थ का एवरेज एम्बिएंट टेम्परेचर है, जो कि मेंटेन किया जाता है कुछ गैसेस के द्वारा, जैसे CO2, ग्रीन हाउस गैसेस और कुछ ग्रीन हाउस सब्सटेंसेस से भी हम एवरेज एम्बिएंट टेम्परेचर अपनी अर्थ का मेंटेन कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें 2023 जो ईयर रहा वो हॉटेस्ट ईयर रहा हमारी अर्थ के लिए, और जिसमें जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो एक्सीलरेट हुआ 1.18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक, टू प्री इंडस्ट्रियल एरा के कंपेयर में। और जो एवरेज एम्बिएंट टेम्परेचर है हमारी अर्थ का वो 15 डिग्री सेल्सियस है, और जिसको मेंटेन किया जाता है GHG, CO2 और ग्रीन हाउस सब्सटेंस से। जो परसेंटेज है हमारी ग्रीन हाउस गैसेस की और ग्रीन हाउस सब्सटेंसेस की हमारे एटमॉस्फेयर में, जो कि 1% से भी कम है। कार्बन फुटप्रिंट के बढ़ावे से जो CO2 है वो इंक्रीज होता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चली जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो स्ट्रक्चर होता है हमारी गैसेस का, उसे किस तरीके से स्टडी किया जा सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ द गैस को हम 3 तरीके से स्टडी करते हैं। पहला डेंसिटी के बेसिस पे, टेम्परेचर के बेसिस पे और द मिक्सचर्स ऑफ गैसेस के बेसिस पे। अगर हम डेंसिटीज़ की बात करें, जो हमारी लेयर से टच होता है, जो 0 किलोमीटर पे पाया जाता है, जहाँ का जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है वो 1 atm होता है, और उसके बाद 5.6 किलोमीटर तक 0.5 atm तक हम इन गैसेस को स्टडी करते हैं। 16 किलोमीटर पे 0.1 atm हो जाता है, और 48 किलोमीटर के बाद जो एयर की डेंसिटी होती है वो ऑलमोस्ट 0 atm पे काउंट की जाती है। अगर हम टेम्परेचर के बेसिस पे बात करें कि जो स्ट्रक्चर होता है हमारे गैस का, उसे हम किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं, तो जो सबसे पहली लेयर होती है जिसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, दूसरी स्ट्रेटोस्फेयर,
तीसरी मीजोस्फीयर और चौथी आइनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर और उसके ऊपर आइनोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर की जो इक्वेटर पे जो हाइट होती है वो सबसे ऊपर होती है, लेकिन जब हम पोल की तरफ जाते हैं तो ट्रोपोस्फीयर की हाइट टुवर्ड द पोल डिक्रीज होती हुई चली जाती है। और ट्रोपोस्फीयर पे अगर हम इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर पे सनलाइट जो होती है वो 90 डिग्री पे गिर रही होती है, इसलिए इक्वेटर पे जो ट्रोपोस्फीयर होता है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है देन कंपेयर टू पोल। इसके बाद मिक्सिंग ऑफ जो गैसेज है उसके बारे में हम पढ़ें तो होमोस्फीयर होता है और एक हेट्रोस्फीयर होता है। होमोस्फीयर 0 से 80 किलोमीटर के बीच में होता है और हेट्रोस्फीयर 80 किलोमीटर के बाद जो होता है उसे हम हेट्रोस्फीयर बोलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि हम हाइट के साथ जो रिलेटिव प्रोपोर्शन होता है हमारी गैस का जो वॉल्यूम होता है उसे फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता हाइट के साथ। तो एक स्टेटमेंट है जिसे हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस इज फिक्स्ड। ओके, इसके बाद हम अगर बात करें तो टेम्परेचर के बेसिस पे हमने 4 लेयर को पढ़ा था, जैसे ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर और थर्मोस्फीयर, जिसमें आइनोस्फीयर प्रेजेंट था। ट्रोपोस्फीयर में अगर हम बात करें जो ट्रोपोस्फीयर की हाइट होती है वो इक्वेटर पे ज़्यादा होती है और पोल पे कम होती है। जैसे इक्वेटर पे ट्रोपोस्फीयर की हाइट 16 से 18 किलोमीटर तक पाई जाती है, लेकिन पोल पर इसकी हाइट घटकर 6 से 8 किलोमीटर तक ही मिलती है। यहाँ पर जो हाइट के साथ टेम्परेचर जो है वो कम होता हुआ हमें दिखाई देता है, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। इसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रेटोस्फीयर की, जहाँ पर हमें O3 मिलना स्टार्ट हो जाता है और इसकी हाइट इक्वेटर पर और पोल पे ऑलमोस्ट हमें सेम देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पर जो स्ट्रेटोस्फीयर है यहाँ पर हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है और इसे हम कहते हैं इन्वर्टेड लैप्स रेट। इसके बाद अगर हम बात करें मीजोस्फीयर्स की तो यहाँ पर हाइट बढ़ने पर फिर से टेम्परेचर कम होता हुआ दिखाई देता है। फिर दोबारा से हमने बात करी नॉर्मल लैप्स रेट की और इसकी जो हाइट हम काउंट करते हैं वो 80 किलोमीटर तक काउंट की जाती है। फिर हम थर्मोस्फीयर की बात करें जो कि 80 से 100 किलोमीटर के बीच में हम इसे काउंट करते हैं, जहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है और हीट जो होती है वो बहुत लो होती है। इस लेयर में आइनोस्फीयर में अगर सोलर फ्लेयर इस एरिया में आता है तो ये अफेक्ट करता है हमारी कम्युनिकेशंस को और नेटवर्क्स को। और अगर हम ट्रोपोस्फीयर की बात करें तो ये एक आइसोथर्मल जोन होता है जहाँ पर हमें काल्म वेदर देखने को मिलता है, काफ़ी स्टेबल वेदर देखने को मिलता है। और ट्रोपोस्फीयर जो है वो कभी भी सनलाइट से डायरेक्टली हीट नहीं आती। इसमें ट्रोपोस्फीयर को हीट किया जाता है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के द्वारा, जिसमें जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जो कि मेंटेन कर लेती है हमारी एवरेज एम्बिएंट टेम्परेचर को। ट्रोपोपोज एक आइसोथर्मल जोन होता है जो कि ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में पाए जाने वाला एक जोन होता है, जिसे हम बोलते हैं ट्रोटोस्फीयर। इसके बाद अगर हम एक नई चीज़ को पढ़े जिसे हम बोलते हैं अर्थ को टेम्परेचर और प्रेशर के बेसिस पे पढ़े, तो टेम्परेचर के पैटर्न को हम समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारी अर्थ है उसमें जो इक्वेटर है और जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं वो एनर्जी सरप्लस एरिया होते हैं। यहाँ पर एनर्जी का जो अमाउंट होता है वो सरप्लस होता है, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट जो है वो ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा गिरती है। लेकिन अगर हम पोल की तरफ जाते रहे तो जो टेम्परेचर जो होता है यहाँ पर कम हो जाता है और ये जो है एनर्जी डेफिशिएंट रीजन कहलाता है। तो हमने ये बात करी कि जो इक्वेटर है वो एनर्जी सरप्लस एरिया है और जो पोल्स है वो एनर्जी डेफिसिट एरिया है, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट बहुत टिल्टेड पड़ती है हमारी अर्थ पर, लेकिन इक्वेटर पर डायरेक्टली सनलाइट आती है, इसकी वजह से इक्वेटर सरप्लस है। इसके बाद हम बात करते हैं कि मॉडिफिकेशन फैक्टर क्या है जो हमारी क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। तो मॉडिफिकेशन फैक्टर में सबसे पहला पॉइंट आता है लोकेशन। लोकेशन दो तरीके की हो सकती है, पहला कॉन्टिनेंटल और दूसरा कोस्टल। कॉन्टिनेंटल और कोस्टल में लोकेशन और जो वेदर है वो इसलिए चेंज होता है क्योंकि जो वाटर होता है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है।
तो इसलिए हमें लोकेशन बेस पे भी क्लाइमेट को स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम एटीट्यूड की बात करें, जो टॉलेस्ट पीक है अफ्रीका का जिसे हम कहते हैं किलिमंजारो, जो कि 3 डिग्री साउथ में मिलता है और इसकी हाइट और जो एटीट्यूड है वो ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर के पास मिलता है हमें। तो हम ये कह सकते हैं कि इक्वेटोरियल लोकेशन के नीचे भी हमें ठंडा वेदर दिखाई देता है, और यहाँ पर जो टॉलेस्ट पीक मिलती है जिसे हम बोलते हैं किलिमंजारो, जहाँ पर हमें बर्फ़ तक देखने को मिलती है। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है जिसे हमें क्लाइमेट में स्टडी करना है, जिसे हम कहते हैं ओशियन करंट। ओशियन करंट को हम 2 तरीके से पढ़ते हैं, कोल्ड ओशियन करंट और वार्म ओशियन करंट। कोल्ड ओशियन करंट एक नेगेटिव टेम्परेचर एनोमली है और वार्म ओशियन करंट एक पॉजिटिव टेम्परेचर एनोमली की तरह हम इसे स्टडी करते हैं, राइट। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है जिसे हम कहते हैं लोकल विंड्स। विंड्स 2 तरीके की हो सकती है, वार्म विंड और कोल्ड विंड। कोल्ड विंड जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है और वार्म विंड जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता है। जैसे जहाँ पर लू चल रही होती है वहाँ कोल्ड विंड, और जहाँ लू चल रही होती है वहाँ पर हम वार्म विंड के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। अगर हम स्लोप के बारे में बात करें तो जैसे माउंटेन है, माउंटेन का जो स्लोप है उसके बारे में, जैसे अगर माउंटेन का कोई स्लोप है जो सन के डायरेक्ट को फेस कर रहा है, उस फेस को हम कहते हैं, उस स्लोप को हम कहते हैं एडहेरेंट स्लोप, जो कि टेम्परेचर यहाँ पर पॉजिटिव, मतलब हमें टेम्परेचर पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देता है, टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अगर हम दूसरे स्लोप की बात करें जो सन को फेस नहीं कर रहा है, जिसे हम कहते हैं ओबेक स्लोप, OBAC, ओबेक स्लोप, जो कि टेम्परेचर यहाँ पर दूसरे फेस के कंपेयर में नेगेटिव होता है। तो स्लोप के तरीके से भी हम क्लाइमेट को पढ़ते हैं, जैसे एडहेरेंट स्लोप और ओबेक स्लोप। ओके, तो अब आइसोथर्म एक टर्म होती है, हम उसे पढ़ेंगे। अगर नॉर्थन हेमिस्फेयर में जो लैंड है वो रिलेटिवली वार्म है और जो वाटर है वो कोल्ड है, इसका मतलब जो वाटर होता है उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो हाई मानी जाती है, जिसकी वजह से जो लैंड का आइसोथर्म है वो पोलर वर्ड शिफ्ट हो जाता है गर्मियों के समय। लेकिन अगर हम साउथर्न हेमिस्फेयर की बात करें तो यहाँ पर साउथ में विंटर चल रहा है, तो इसका मतलब जो वाटर है वो वार्म है और जो लैंड है वो कोल्ड है। तो इसमें जो आइसोथर्म होगा वो शिफ्ट होगा टूवर्ड द इक्वेटर वर्ड। तो ये विंटर की कहानी है। अगर नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में लैंड जो है वो वार्म होगी तो जो आइसोथर्म है वो पोलर वर्ड शिफ्ट होगा समर वाले सीजन में। लेकिन अगर साउथर्न हेमिस्फेयर की बात करें जहाँ पर जो लैंड है अगर वो कोल्ड है तो इसका आइसोथर्म टुवर्ड इक्वेटर वर्ड शिफ्ट होगा सर्दियों के समय। अगर हम रिप्रेजेंटेटिव आइसोथर्म ऑफ अर्थ की बात करें तो जो अर्थ है वो सबसे पास मानी जाती है सन के जनवरी के महीने में। लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात करें, जो डिस्टेंस सबसे ज़्यादा माना जाता है सन और अर्थ का वो जुलाई के मौसम में माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि 2024 में स्ट्रॉन्गेस्ट अल नीनो निकलना शुरू हो चुका है, और जिसकी वजह से जितने भी पैटर्न है आइसोथर्म के वो शिफ्ट हो जाएंगे। इसमें जो साउथर्न हेमिस्फेयर का जो पानी है वो एक्सट्रीमली हॉट हो जाता है, और एक्सट्रीमली हॉट होने के कारण जो आइसोथर्म है वो शिफ्ट होने लगता है टुवर्ड इक्वेटोरियल लोकेशन, जिसकी वजह से जो इंटेंस शिफ्टिंग ऑफ आइसोथर्म होता है, और जो इक्वेटर में आने वाले जो देश हैं वहाँ पर हमें एक्सट्रीमली हॉट वेदर इवेंट्स देखने को मिलेंगे। ओके, टेम्परेचर पैटर्न को पढ़ने के बाद अब हम प्रेशर पैटर्न को पढ़ेंगे। इसमें हम लोग एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और अलग अलग बेल्ट को पढ़ेंगे जो हमारे ग्लोब में प्रेजेंट है। डायनेमिज्म ऑफ एटमॉस्फेयर इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द नेचर टू न्यूट्रलाइज द हीट इम्बैलेंस एंड द इंसोलेशन इम्बैलेंस। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे हेडली मॉडल्स को। हेडली जो थे उन्होंने अर्थ को एक होमोजीनियस सरफेस की तरह एज्यूम किया था और अर्थ को एक यूनिसेलुलर एंटिटी माना था, जिसमें उन्होंने कोई भी लैंड और वाटर का किसी भी प्रकार का कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं किया था, और उन्होंने ये भी नहीं माना था कि जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है। इक्वेटर से एयर ऊपर उठेगी और पोल को हिट करके वो दोबारा से इक्वेटर पे आ जाएगी, इन्होंने इस मॉडल में ये कहा।
इसके बाद हम पढ़ेंगे फेरल मॉडल, जो कि दूसरा मॉडल है, जो एक डायनेमिक मॉडल था और इन्होंने एक ट्राई सेलुलर मॉडल को अपनाया था। इसमें इन्होंने बताया कि 3 प्रकार की सेल्स होती हैं। पहली सेल हेडली सेल, दूसरी फेरल सेल और तीसरी पोलार सेल। जो हेडली सेल्स है वो इक्वेटर के सबसे पास होती है, जो 0 डिग्री से लेकर 30 से 35 डिग्री के बीच में हमें मिलती है। मतलब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट तक हमें देखने को मिलती है, जो और स्टार्ट होती है इक्वेटोरियल लो प्रेशर से। इसके ऊपर जब हम बात करते हैं फेरल सेल की, तो फेरल सेल स्टार्ट होती है 30 से 35 डिग्री से लेकर 60 से 65 डिग्री नॉर्थ तक ये हमें मिलती है। मतलब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से लेकर सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट तक हमें फेरल सेल्स देखने को मिलती है। इसके ऊपर 90 डिग्री तक हमें जो पोलार सेल है वो देखने को मिलती है, अप टू पोलर हाई प्रेशर बेल्ट तक। इस मॉडल में ये भी कंसीडर किया गया था कि जो अर्थ है वो रोटेशन करती है, और कोरियोलिस फोर्स को भी कंसीडर किया गया था। लेकिन इसमें जो कोरियोलिस फोर्स था वो हॉरिजॉन्टल मोशन ही इसमें कंसीडर किया गया था। हॉरिजॉन्टल मोशन में हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ जो एयर का सर्कुलेशन होता है वो माना जाता है, और इसे हम एडवेक्शंस बोलते हैं। और कन्वेक्शन में लो प्रेशर टू हाई प्रेशर मूव करती है। तो इसमें जो कोरियोलिस फोर्स माना गया था वो सिर्फ एडवेक्शन माना था, जहाँ पर हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर पे जो एयर का सर्कुलेशन है वो होता है। तो इसमें अगर हम कोरियोलिस फोर्स के बारे में बात करें, जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो साइन ऑफ लैटिट्यूड के हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कोरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द लैटिट्यूड। कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो इक्वेटर पे 0 होता है, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है। लेट्स सपोज अगर हम बोले कि पोल पे, तो पोल पे जो साइन 90 की डिग्री होती है वो 1 होती है। तो जो पोल पे होता है वो कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम होता है, और इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स 0 होता है या मिनिमम होता है। कोरियोलिस फोर्स का जो डिफ्लेक्शन होता है टुवर्ड द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, वो राइट साइड डिफ्लेक्ट होती है। लेकिन अगर हम साउथर्न हेमिस्फीयर की बात करें, तो जो कोरियोलिस फोर्स है इसका डिफ्लेक्शन टुवर्ड लेफ्ट होता है इन साउथर्न हेमिस्फीयर। इसके बाद अगर कोई पूछे कि डायरेक्ट बेल्ट हमारे जो हेमिस्फीयर होता है, हमारा जो अर्थ होता है, वो कौन कौन से डायरेक्ट बेल्ट कहलाते हैं। जैसे हम डायरेक्ट बेल्ट की बात करें तो 2 डायरेक्ट बेल्ट होते हैं, बेल्ट प्रेजेंट होते हैं हमारे अर्थ पे। पहला इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। क्योंकि यहाँ पर जो सन का इंसुलेशन होता है वो डायरेक्ट होता है, तो इसलिए हम थर्मली डायरेक्ट बेल्ट इनको कहते हैं। अगर हम इनडायरेक्ट बेल्ट की बात करें तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और सब पोलार लो प्रेशर बेल्ट, इनको हम थर्मल इनडायरेक्ट बेल्ट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सन का इंसुलेशन होता है वो डायरेक्टली नहीं होता, और ये इसलिए थर्मली इनडायरेक्ट बेल्ट कहलाते हैं। और जो हमारे अर्थ पे जो सर्कुलेशन ऑफ विंड होता है वो प्रीडोमिनेंटली होता है ड्यू टू द रोटेशन और द सर्कुलेशन ऑफ आवर अर्थ। तो अगर कोई ये क्वेश्चन पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कंटिन्यूस प्रेशर बेल्ट, तो कंटिन्यूस प्रेशर बेल्ट में 3 बेल्ट्स आती हैं। पहला पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, जो कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर दोनों को काउंट किया जाता है। और दूसरा अगर हम बात करें कि सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ये सिर्फ साउथर्न हेमिस्फीयर का काउंट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ओपन ओशियन होता है और यहाँ पर कोई भी प्रकार का कोई कॉन्टिनेंटल या फिर लैंड बॉडी नहीं मिलती है, तो इसलिए ये कंटिन्यूस प्रेशर बेल्ट माना जाता है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। इसके बाद इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जो है ये एक थर्मली डायरेक्ट बेल्ट है। यहाँ इंसोलेंसी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि लैंड वाटर डिफ्रेंशिएशन कैसा है और कितना है, बिकॉज जो सन का इंसुलेशन होता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, और लैंड और वाटर को डिफ्रेंशिएट कर पाना थोड़ा सा अलग होता है इसमें, है ना, डिफरेंट नहीं किया जाता। और अगर हम बात करें कि एक्सेप्ट पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के अलावा सब प्रेशर सेल यहाँ छोटे छोटे लोकलाइज पैकेट मिलते हैं, जिसे हम प्रेशर सेल्स के नाम से जानते हैं। और ये 2 तरीके के हो सकते हैं प्रेशर सेल, पहला परमानेंट प्रेशर सेल और दूसरा टेम्परेरी सेल, सीजनल सेल। तो प्रेशर सेल में हम सबसे पहले परमानेंट प्रेशर सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो जनरली ये वाटर के ऊपर बनते हैं परमानेंट प्रेशर सेल्स। जैसे अगर हम बात करें बरमूडा हाई,
अजोर्स हाई, तीसरा हवाई हाई और चौथा मैस्करेन्स हाई। मैस्करेन्स हाई जो है वो लिंक करता है एल नीनो में, और जो कि मानसून की वजह बनता है हमारे इंडिया में। इसके अलावा और भी परमानेंट प्रेशर सेल हमारी अर्थ में मिलते हैं, लेकिन ये इन्फ्लुएंस नहीं करते, ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करते हमारे क्लाइमेट को, तो हम इतने ही के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ अगर हम परमानेंट प्रेशर सेल में लो प्रेशर सेल्स की अगर हम बात करें तो इसमें होता है आइसलैंडिक लो और इल्यूशन लो। आइसलैंडिक लो जो होता है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल लोकेशन फॉर द टेम्परेट साइक्लोन ओरिजिन। इसके बाद जो प्रेशर सेल है उसमें अगर हम टेम्परेरी सेल या फिर सीजनल सेल्स की बात करें तो इसमें सारे के सारे जो भी हाई या फिर प्रेशर सेल्स बनती हैं वो सब लैंड पर बनती हैं, तो इसलिए ये टेम्परेरी होती है। समुद्रों पर वाटर बॉडी पे बनने वाली परमानेंट होती है ज़्यादातर, लेकिन जो टेम्परेरी होती है वो लैंड पे बनते हैं। जैसे सीजनल टेम्परेरी सेल में हम लैंड्स के बारे में बात करें तो पहला बनता है कोलोराडो लो, जिसको डेथ वैली के नाम से जानते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिकॉर्डेड हाई टेम्परेचर मिलता है समर के सीज़न में। दूसरा सहारा लो प्रेशर सेल, तीसरा तिब्बत लो, चौथा किम्बरली लो और पांचवा नॉर्थर्न प्लेन ऑफ आवर इंडिया। टेम्परेरी सीजनल हाई